स्वागत है दोस्तों आप सभी का रामायस चैनल पर। मेरा नाम है अंजलि। आज से हम यूपी पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी का जनरल नॉलेज देखेंगे। बाकी यूपी पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यूपी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप लोगों को इसकी टेस्ट सीरीज चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो हम कल परसों से ये टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यूपी की स्थापना कब हुई थी? यूपी की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। ये जो यूपी की स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन हुआ था। इसका पुनर्गठन कब हुआ था? पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1956 को हुआ था इसका पुनर्गठन। 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था। अब आगे देख लेते हैं यूपी की क्षेत्रफल के बारे में। यूपी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल देखने से पहले हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पे ध्यान दे लेते हैं। तो लेंथ इसकी जो है, लेंथ नॉर्थ टू साउथ वो 240 किलोमीटर है। 240 किलोमीटर यूपी की जो लेंथ है, ईस्ट देखिए लेंथ है जो वो नॉर्थ टू साउथ है वो 240 किलोमीटर है, और ब्रेड्थ है ईस्ट टू वेस्ट वो 650 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर है। तो इसकी हमारी लेंथ और ब्रेड्थ हमने देख लिया। अब इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है। तो एरिया का फॉर्मूला जो आप जानते हैं, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बाकी तो यूपी का एरिया जो है, यूपी एरिया वो होगा 240 इंटू 650। तो वो एरिया जो निकलेगा वो कितना निकलेगा बताइए मुझे? वो निकलेगा 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारी यूपी का एरिया है। आप लोग समझ गए होंगे। लेंथ इसकी 240 किलोमीटर है, ब्रेड्थ इसकी 650 किलोमीटर है, बाकी एरिया इसका 2,40,928 किलोमीटर है। समझ गए? अब इसके आके भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। तो इसकी भौगोलिक स्थिति को देखने से पहले मैं एक बार भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना। तो ये है हमारा अर्थ। तो जो ये अर्थ ऐसे है, तो हमारी जो इंडिया है वो कुछ ऐसे करके यहाँ तक है, ठीक है। तो उसकी ये हमारा यहाँ पे इंडिया जो हमारी यहाँ पे स्थित है। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति कितनी है मैं बता दूं कि ये इसकी भारत की भौगोलिक स्थिति जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ट्यूड के मध्य है, ठीक है। ये जो है हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति है
वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य है। फिर यहाँ पे लॉन्गिट्यूड पे आते हैं, इसका देशांतर, ये इसका अक्षांश ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति है। अब भारत की भौगोलिक स्थिति जो है वो लगभग 30 डिग्री तक फैली हुई है। ये इसका जो विस्तार है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। और इसको जो भारत को कर्क रेखा दो भागों में बांटती है, समझ में आए कुछ बात? तो भारत की भौगोलिक स्थिति हमने देख ली है। अब हम यूपी की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। यूपी की भौगोलिक स्थिति, तो यूपी की जो भौगोलिक स्थिति है वो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य है, ठीक है। तथा जो इसका देशांतर विस्तार है, यूपी का जो देशांतर विस्तार है वो 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से, मतलब पूर्वी देशांतर मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, ये हमारे यूपी की भौगोलिक स्थिति है जो कि है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी देशांतर, इसको उत्तरी देशांतर नहीं, सॉरी, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और इसका देशांतर विस्तार जो है 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक। अब हम इसका जो है राज्य का विभाजन देख लेते हैं। तो राज्य का विभाजन इसका विभाजन जो हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि एक नया राज्य बनकर स्थापित हुआ था जिसका नाम है उत्तराखंड। ये है हमारा नया राज्य बनकर स्थापित हुआ था। ये कैसे बना था? ये इसको 13 जिलों को काटकर बना था, 13 जिलों काटकर बना था। राज्य का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। एक नया राज्य बनकर स्थापित हुआ था, वो है उत्तराखंड। इसे कितने जिलों से काटकर 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। ये हमारा राज्य का विभाजन हो गया। ये देखिए, ये छोटी छोटी एकदम बेसिक सी इंफॉर्मेशन है।
आज मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, आगे से कल से इसकी हिस्ट्री देखेंगे। अब जो है सीमा विस्तार को देख लेते हैं। सीमा विस्तार, सीमा विस्तार जो है 9 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। हो सके तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट नोट्स बना करके, कि आप लोग आराम से पढ़ सके इसको। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है, जो कि है नॉर्थ में उत्तराखंड, जो मैंने अभी अभी बताया वही उत्तराखंड। नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल, उत्तर में उत्तराखंड है, नॉर्थ पश्चिम में उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, ईस्ट में है बिहार एवं झारखंड, बिहार एंड देखिए, नॉर्थ में है उत्तराखंड है, नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश है, ईस्ट में बिहार एंड झारखंड है, वेस्ट में हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान। हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान। वेस्ट में हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान है, और साउथ में है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये हमारे सीमा विस्तार है, ठीक है ना, जो कि 9 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। उत्तर में उत्तराखंड से मिलती है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से मिलती है, ईस्ट में बिहार एवं झारखंड, मतलब पूरब में बिहार और झारखंड से मिलती है, पश्चिम में जो है हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान से मिलती है, और जो साउथ में वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलती है। अब देखते हैं ये जो इसकी अधिकतम सीमा वाला राज्य, अधिकतम मैक्सिमम किससे मिलती है, अधिकतम किससे मिलती है, वो एमपी की सीमा से मिलती है, एमपी से। और न्यूनतम जो है वो हिमाचल प्रदेश से मिलती है, हिमाचल प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी जो यूपी की जो सबसे ज्यादा सीमा किससे मिलती है, एमपी से मिलती है, और सबसे कम जो है वो हिमाचल प्रदेश से मिलती है। अब इसकी राजधानी के बारे में देख लेते हैं। जो यूपी की राजधानियां थी वो कौन कौन सी थी, कितने बार चेंजेस हुई थी, तो राजधानी देखिए इसमें 3 बार चेंजेस हुए थे, 3 चेंजेस आए थे, जो कि फर्स्ट आगरा देखिए, जो यूपी की जो राजधानी है वो पहले आगरा को बनाया गया था। कब से कब तक, 1836 में। 1836 में यूपी की राजधानी आगरा को बनाया गया था। फिर सेकंड प्रयागराज को बनाया गया था। प्रयागराज वो है 1858
1858 में प्रयागराज को बनाया गया था। इसके बाद लखनऊ को 1921 में इसको आंशिक रूप से इसकी राजधानी को स्वीकारा था। आंशिक रूप से लखनऊ को आंशिक रूप से 1921 में लखनऊ को यूपी की राजधानी बनाया गया था। बाकी पूर्ण रूप से 1935 में इसको पूर्ण रूप से यूपी की राजधानी घोषित कर दिया गया था। पूर्ण रूप से यूपी की राजधानी को लखनऊ को पूर्ण रूप से 1935 में घोषित कर दिया गया था। अब देखते हैं यूपी के जिले। अब जिलों के बाद एक नज़र हम जिले, संभाग, लोकसभा सीटें वगैरह वगैरह इन सब पे देख लेते हैं। यूपी के जिले सभी को पता होंगे, 75 जिले हैं। इसमें यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। संभाग मंडल कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, यूपी के जिले 75 है, संभाग और मंडल 18 है। इसमें लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटें वो 80 है। लोकसभा सीटें 80 है और राज्यसभा सीटें वो 31 है। राज्यसभा सीटें 31 है। यूपी के जिले जो हैं वो 75 है। सभी को पता होगा, ये एकदम बेसिक बच्चों को भी पता होगा कि यूपी में जिले कितने हैं, वो 75 है। संभाग 18 है। लोकसभा इसमें सीटें 80 है और ये राज्यसभा सीटें 81 है। अब इसका रेलवे जोन देख लेते हैं। रेलवे जोन प्रयागराज का है। प्रयागराज है। रेलवे जोन जो है वो प्रयागराज है। ठीक, और इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उच्च न्यायालय वो भी प्रयागराज में ही है। प्रयागराज। और खंडपीठ, इसका जो खंडपीठ है वो लखनऊ है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रेलवे जोन है वो प्रयागराज है और उच्च न्यायालय है वो वहाँ भी, ये भी प्रयागराज पर ही है। अब इसके आगे चलिए, थोड़ा इसके आगे और जानकारी ले लेते हैं। इसके उत्तर प्रदेश की प्रतीक चिन्ह। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहले इसका राजकीय चिन्ह देखते हैं। राजकीय चिन्ह आप एक लाइन में मैं इसके बारे में बताती जाऊंगी थोड़ा, लेकिन आप इसको इसका नोट्स बना सकते हैं। आप लोगों को बाद में रिवीजन के काम थोड़ा, अभी तो वैसे भी रिवीजन के लिए ही है, बाकी आप लोग अच्छे से और लास्ट टाइम रिवाइज कर सकते हैं। एक बार नोट्स पे नज़र डालकर जाएंगे तो अच्छी बात होगी। राजकीय चिन्ह जो है वो कैसा है? इसमें एक वृत्त है, 2 मछली और एक तीर धनुष है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। जिसको ऐसा टाइप, देखिए मुझे ड्राइंग नहीं आती बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ तो आपको आ जाएगा समझ में। यहाँ पे 2 फेसेस रहती हैं ऐसे टाइप से, कुछ ऐसे टाइप से। यहाँ पे तीर धनुष टाइप रहता और ये ऐसे टाइप से, ये कुछ हमारा ऐसे टाइप से मतलब रहता है राजकीय चिन्ह, जिसको 1938 में स्वीकार किया गया था। 1938 में स्वीकारा गया था।
कब स्वीकारा गया था? 1938 में राजकीय चिन्ह, जो कि है एक व्रत, दो मछली और एक तीर धनुष। ये इसको 1938 में स्वीकार किया गया था। अब आते हैं राजकीय भाषा के बारे में। राजकीय भाषा, देखिए राजकीय भाषा, दो राजकीय भाषा है। प्रथम हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। तो प्रथम हिंदी भाषा की हिंदी को राजकीय भाषा की घोषणा की गई थी। वो देखिए पहली जो है घोषणा हुई थी, घोषणा राजकीय भाषा हिंदी, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी की घोषणा हुई थी अक्टूबर 1947 में। अक्टूबर 1947 में घोषित किया गया था हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा के रूप में। बाकी सभी कार्यालयों पे अनिवार्य रूप से लागू किया था 26 जनवरी 1968 को। अनिवार्य रूप से सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से, ठीक है। इसकी घोषणा हुई थी हिंदी प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को घोषित किया गया था अक्टूबर 1947 में। बाकी स्वीकार अनिवार्य रूप से स्वीकार सभी कार्यालयों में स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1968 को। और द्वितीय भाषा जो राजकीय भाषा है वो उर्दू है, जिसको 1989 में स्वीकारा गया था। तब द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को 1989 में द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब हम राजकीय पशु के बारे में देख लेते हैं। राजकीय पशु क्या है? वो है बारहसिंगा। राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। ये हिरण की प्रजाति का है। हिरण प्रजाति का है। बारहसिंगा जो है वो हिरण प्रजाति का है। ये दलदली, इसका प्राकृतवास, इसका जो निवास है वो दलदली व कीचड़ वाले स्थान पर होता है। ये रहता कहाँ पर है? ये दलदली एवं कीचड़ वाले स्थानों पर रहता है। इसका क्षेत्र कीचड़ वाले स्थान या दलदली क्षेत्र होते हैं, इसीलिए इसको स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। स्वैम्प डियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको स्वैम्प डियर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है वो हमारी यूपी में राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं किशनपुर वन्य जीव विहार में भी आदि में पाए जाते हैं। एवं किशनपुर वन्य जीव विहार में पाया जाता है, ठीक है। हमारा ये जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। ये किस प्रजाति का? ये हिरण प्रजाति का है। बाकी इसको स्वैम्प डियर क्यों कहा जाता है? इसको स्वैम्प डियर दलदली व कीचड़ वाले स्थान पर प्राकृतवास होने के कारण इसको स्वैम्प डियर भी कहा जाता है।
ये पाया कहाँ जाता है? ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूपी का एक सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया और किशनपुर वन्य जीव विहार आदि में पाया जाता है। ठीक है, अब आके देखते हैं राजकीय पुष्प के बारे में। पुष्प जो कि है पलाश, राजकीय पुष्प। इसको टेशु भी देखिए कहते हैं, टेशु, ये टेशु भी कहते हैं। जिसको पलाश नहीं पता है वो अगर टेशु जानते हैं तो टेशु भी समझिए, लेकिन इसको पलाश, इस हमारा राजकीय पुष्प है। पलाश राजकीय पुष्प हमारा पलाश है। श्रेष्ठ गुण देखिए इसमें जो है बहुत ही अच्छे गुण, इसकी जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उसमें भोजन या प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, और इसमें इसकी जो श्रेष्ठ गुण धारण करने के कारण, श्रेष्ठ गुण होते हैं इसमें धारण करने के कारण इसको पलाश कहा गया। धारण पलाश कहा गया है। इसके जो बीजे होते हैं वो पेट के कीड़े वगैरह साफ, मतलब इससे साफ करे जाता है, दूर किए जाते हैं। बीज, इस पेड़ के बीज जो है इससे कीड़े मकोड़े, जो पेट में कीड़े दूर किए जाते हैं, हो जाते हैं बीज से। ठीक है, और जो सबसे बड़ी बात है, इसके बहुत ही नेचुरल कलर बनते हैं, जो कि हम लोग होली में यूज़ करते हैं। इसके रंगों से होली में, इसके फूल के हैं जो वो कलर बहुत ही नेचुरल होते हैं। रंगों से होली खेलते हैं। जो नेचुरल होते हैं वो, आजकल के नहीं, जो मतलब मार्केट में केमिकल मिक्स जो मिलते हैं, उन्हें गांव वगैरह में देखेंगे तो शायद अब तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम पहले इनको यूज़ किया जाता था, बहुत ही अच्छे होते थे। ये बाकी ऑरेंज कलर के होते हैं, आप लोग एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। अब आते हैं राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है हमारा, अशोक। राजकीय वृक्ष अशोक है। ये एक हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये बहुत ही पवित्र, लाभकारी और विभिन्न गुण को धारण करने वाला होता है, और सभी मान्यताओं को भी पूर्ण करने की इसमें बात कही गई है, और सभी मनोरथों को पूरा करने वाला। ठीक है, जो हिंदू मान्यता के अनुसार ये बहुत ही पवित्र होता है, लाभकारी भी होता है, और सभी, सॉरी यहाँ पे मैं मनोरथों को लिखना भूल गई थी, मनोरथ यानी कि मान्यता, जो भी मांगा वगैरह वगैरह, तो पूरा करने वाला होता है। और ये सबसे बड़ी बात, ये आर्द्र मतलब गीला, तरल, नम क्षेत्र पर होता है। ठीक है, ये हमारा राजकीय वृक्ष हो गया है। जो अशोक है वो, इसको हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार अशोक की पूजा भी शायद होती है, मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है, ये सभी को पता है। ये बहुत ही लाभकारी और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला भी माना जाता है। बाकी ये जो इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पर होता है? ये आर्द्र क्षेत्र पर होता है, जिसका आर्द्र का मीनिंग होता है नमी या गीला। ठीक है, ये आर्द्र की मीनिंग होती है।
अब राजकीय पक्षी देख लेते हैं। पक्षी, राजकीय पक्षी जो है सारस, राजकीय पक्षी है तो सारस। इसे सारस क्यों कहा गया है? इसे सारस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो प्राकृतवास है, ये जो निवास करती है वो कहाँ पर, एकदम सरोवर के पास, हमेशा ये तालाब के पास वगैरह, तालाब वगैरह के पास ही इसका प्राकृतवास होता है। सरोवर के पास रहने के कारण इसको सारस कहा गया है। सारस कहा गया है, ठीक है। इसका जो ये नर और मादा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है, ये नर और मादा जो होते हैं, नर और मादा हमेशा जोड़े में रहते हैं। आप लोग कभी भी तालाब के पास कभी गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा, ये एक तो बहुत ही बड़ा पक्षी है, हमेशा जोड़ा क्रिएट करके रहता है, ठीक। नर और मादा जो है दोनों जोड़े में रहते हैं। और इसमें देख लेते हैं इसकी जो लंबाई है, सॉरी, इसकी जो ऊंचाई, जो मतलब लंबा टाइप ऊंचाई है, इसकी हाइट है वो लगभग 6 फीट होती है, लगभग 6 फीट होती है, 6 फीट है। और ये जो इसका पंखों का विस्तार होता है, ये जो पंख अपने फैलाती है वो लगभग 8 फीट तक फैलाती है, 8 फीट। पंखों का विस्तार लगभग 8 फीट तक होता है, लगभग 8 फीट। और ये जो है, ये पक्षी उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे ऊंचा पक्षी है। तो सबसे बड़ा और ऊंचा सारस क्यों कहा गया है? सरोवर के पास इसका प्राकृत वास होने के कारण इसको सारस कहा गया है। इसके जो नर और मादा होते हैं वो हमेशा जोड़े में दिखाई देंगे, और जब आप सरोवर के पास देखेंगे इनको जोड़े में बहुत ही सुंदर दिखते हैं, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 6 फीट है, और पंखों का विस्तार लगभग 8 फीट तक है। ये उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी है। अब राजकीय खेल देख लेते हैं। राजकीय खेल वो हमारा हॉकी है। ये हॉकी, राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। ये हमारे भारत का हमारा राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है, ठीक है। अगले लेक्चर 1 घंटे बाद फिर आएगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो मतलब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच एंड बाय।